सरकार और आरबीआई ने ऐसा फैसला लिया है जिसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट तक सीमित नहीं है। इसका कनेक्शन आपके लोन, ईएमआई, पेट्रोल डीजल, महंगाई, म्यूचुअल फंड और रुपए की वैल्यू तक जाता है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप टीवी 9 का खास शो पॉलिसी, पैसा और पब्लिक देख रहे हैं। मेरा नाम है अरुण सुंदराल। सबसे पहले बेसिक बात समझिए। सरकार को देश चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। सड़कें बनानी है, रेलवे पर खर्चा करना है, डिफेंस पर खर्च करना है, वेलफेयर स्कीम्स चलानी है, राज्यों को मदद देनी है, पुराने कर्ज का ब्याज चुकाना है। अब ये पैसा सरकार सिर्फ टैक्स से नहीं जुटाती, सरकार मार्केट से भी उधार लेती है। इसी उधार को चुकाने के लिए सरकार गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करती है। बॉन्ड का मतलब आसान भाषा में अगर समझे तो ये सरकार कहती है इससे कि आप मुझे पैसा दीजिए, बदले में मैं आपको तय समय पर ब्याज दूंगी और बाद में आपका पैसा भी वापस कर दूंगी। अब ये बॉन्ड सिर्फ भारतीय इंस्टीट्यूशंस ही नहीं खरीदते बल्कि विदेशी इन्वेस्टर्स भी खरीदते हैं। इन्हें हम एफआईआई या एफपीआई कहते हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं और बाद में उन्हें मुनाफा होता है तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स एग्जम्पशंस मिलेगा। आसान भाषा में समझे तो विदेशी निवेशक भारत के सरकारी बॉन्ड से प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन उस प्रॉफिट पर एलटीसीजी टैक्स नहीं लगेगा। अब आप पूछेंगे सरकार विदेशी निवेशकों को टैक्स छूट क्यों दे रही है, आम आदमी को क्यों नहीं? यही से असली कहानी शुरू होती है। दरअसल भारत को इस समय डॉलर इनफ्लो की जरूरत है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में पैसा लगाते हैं तो देश में डॉलर आते हैं। ये डॉलर्स भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत कर देते हैं और जब देश में डॉलर इनफ्लो अच्छा रहता है तो रुपए को सपोर्ट मिलता है, मजबूती मिलती है। अब रुपए का आपकी जेब से क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी पेट्रोल डीजल के लिए कच्चा तेल बाहर से आता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर, कई रॉ मटेरियल्स और कई जरूरी चीजें बाहर से आती हैं। जब कमजोर रुपया होता है तो ये इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। मान लीजिए पहले $1 83 रुपए का था और बाद में 86 रुपए का हो गया, तो विदेश से खरीदी जाने वाली वही चीज भारत के लिए महंगी हो जाएगी। इसका असर कंपनियों की कॉस्ट पर पड़ेगा। कंपनियों की कॉस्ट बढ़ेगी तो कई बार सामान के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होती है और आखिर में असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। यानी बॉन्ड मार्केट की खबर दूर की लगती है, लेकिन उसका सीधा कनेक्शन आपके किचन के बजट, पेट्रोल पंप और मंथली ईएमआई तक हो सकता है। अब इसमें आरबीआई की भूमिका समझिए। आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि अभी आपकी जो ईएमआई है उसको नया झटका नहीं मिला है। अगर रेपो रेट बढ़ता तो लोन महंगे हो सकते थे, अगर रेपो रेट घटता तो ईएमआई कम होने की उम्मीद बनती थी, लेकिन अभी आरबीआई ने रेट को स्टेबल रखा है। इसका मतलब यह है कि आरबीआई अभी जल्दबाजी में कोई बड़ा रेट कट या रेट हाइक नहीं करना चाहता। वो पहले इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, रुपये और ग्लोबल सिचुएशन को देखना चाहता है। अब सरकार टैक्स छूट दे रही है और आरबीआई फॉरेन इन्फ्लोज को सपोर्ट करने वाले कदम उठा रहा है। दोनों को अगर कंबाइन करके इसका मैसेज देखें तो वो साफ है। भारत में पैसा लाओ, मार्केट को स्टेबल रखो और रुपए पर दबाव कम करो। अब स्टॉक मार्केट की भी बात कर लेते हैं। इस फैसले का डायरेक्ट कनेक्शन बॉन्ड मार्केट से है, लेकिन स्टॉक मार्केट को भी इसका इनडायरेक्ट फायदा हो सकता है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स देखते हैं कि सरकार भारत के बॉन्ड मार्केट को अट्रैक्टिव बना रही है, टैक्स रूल्स आसान कर रही है और आरबीआई भी सपोर्टिव है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद अगर इंडिया स्टोरी मजबूत दिखती है तो इक्विटी मार्केट यानी शेयर्स में भी पैसा आ सकता है। बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंकिंग और कैपिटल मार्केट कंपनीज और इस तरह के फाइनेंशियल सेक्टर को जो है सेंटिमेंटल सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इस फैसले के बाद मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा। मार्केट पर बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, उसके प्राइसेस हो गए, अमेरिका की इंटरेस्ट पॉलिसी रेट, चाइना की इकोनॉमी, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का कितना रिस्क एपेटाइट है, ये सब जो है मायने रखते हैं। इसलिए इस फैसले को मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल तो मान सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि रैली देखने को मिल जाएगी।
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर कि आम आदमी यानी आपकी और हमारी जेब पर क्या असर होगा। सबसे पहला तो है ईएमआई। अभी ईएमआई तुरंत कम नहीं होगी क्योंकि रेपो रेट तो नहीं घटाया है आरबीआई ने, लेकिन राहत ये है कि ईएमआई तुरंत बढ़ने का भी कोई प्रेशर नहीं है। जिन लोगों ने होम लोन, कार लोन या दूसरी तरह के लोन लिए हुए हैं उनके लिए स्टेबिलिटी एक बड़ी चीज़ है। अगर आगे महंगाई कंट्रोल में रही और रुपया स्टेबल रहा तो भविष्य में रेट कट की गुंजाइश बन सकती है, लेकिन अभी के लिए ईएमआई में कोई इमीडिएट राहत नहीं है। दूसरा असर पेट्रोल डीजल पर देखते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें सीधे इस फैसले से कम नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आज टैक्स एग्जम्पशन हुआ और कल पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हो गया। लेकिन अगर इस फैसले से डॉलर इन्फ्लो बढ़ता है और रुपया संभलता है तो इंपोर्ट जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका बिल जो है उस पर दबाव कम हो सकता है। इससे सरकार और ऑयल कंपनीज पर जो बोझ है वो कम हो सकता है और अल्टीमेटली हम उम्मीद कर सकते हैं कि पेट्रोल के दाम कम हो। इसके अलावा महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई सिर्फ सब्जी आटा दाल की कहानी नहीं है, महंगाई का बड़ा कनेक्शन करेंसी से भी होता है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो बाहर से आने वाली चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इसका असर फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर पड़ता है। अगर रुपया स्टेबल रहता है तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं इसका असर जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टर्स पर पड़ सकता है। अगर आपने सिप कर रखी है यानी एसआईपी कर रखी है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो फॉरेन इन्फ्लो आपके पोर्टफोलियो सेंटिमेंट को सपोर्ट कर सकता है। बाजार में लिक्विडिटी आती है तो कई सेक्टर्स को सपोर्ट मिलता है, खासकर बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स को। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिए कि एसआईपी जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है। एक पॉलिसी डिसीजन से तुरंत अमीर बनने की सोच जो है वो गलत है। ये फैसला मार्केट स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके रिस्क देखकर आपको वो करने चाहिए। अब एफडी वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, एफडी इन्वेस्टर्स के लिए कोई तुरंत फायदा तो नहीं है। रेपो रेट वैसे भी अनचेंज है, लेकिन बैंक्स एफडी रेट्स में तुरंत कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि रेपो रेट नहीं बदला है। अगर आने वाले समय में रेट्स घटते हैं तो नई एफडी पर रिटर्न कम भी हो सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को सेफ इनकम चाहिए उन्हें एफडी लेडरिंग जैसी जो स्ट्रेटजी है उसे अपनाना चाहिए। मतलब पूरा पैसा एक ही एफडी में डालने के बजाय अलग अलग अवधि की एफडी में इस पैसे को रखना। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट पर। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं तो बॉन्ड की डिमांड जो है बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से यील्ड्स पर दबाव कम होगा। यील्ड कम हुई तो सरकार के लिए उधार लेना थोड़ा सस्ता हो सकता है, और अगर सरकार कम ब्याज पर पैसा जुटाती है तो फिजिकल प्रेशर कम हो सकता है। लंबे समय में इसका फायदा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को मिलता है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फैसला सही है? इस पूरे फैसले को एक लाइन में समझते हैं तो ये है कि सरकार और आरबीआई मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में डॉलर का इनफ्लो बढ़े, रुपया स्टेबल रहे, बॉन्ड मार्केट मजबूत हो और इकोनॉमी को कॉन्फिडेंस मिले। लेकिन आम आदमी के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ही ईएमआई घट जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा या महंगाई खत्म हो जाएगी। आम आदमी के लिए इसका असर इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर ये प्लान सफल हुआ तो आपकी जेब से पैसा तेजी से निकलने से रोकने में मदद जरूर मिल सकती है। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।